हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 12 और 13 अप्रैल का करंट अफेयर। पिछले दिन का करंट अफेयर गैप हो गया था, तो पिछला क्लास भी आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले पिछले क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के हालिया अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों में यानी 20 सालों में किस राज्य के जंगलों में आग लगने की घटना सर्वाधिक रही? मिजोरम में। बाह्य ग्रह जिसका ये नाम है, खगोलविदों द्वारा हाल ही में खोजा गया, ये किस ग्रह के समान जुड़वा है? बृहस्पति यानी जुपिटर। अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन बना है? तो ये है दिल्ली। रोल्स रॉयस ने किस भारतीय आईटी कंपनी के साथ मिलकर बेंगलुरु में एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया है? इन्फोसिस के साथ मिलकर। किस मंत्रालय ने देश में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। और इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव। आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने 2022-23 में महंगाई दर कितना फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? 5.7%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? मार्च 2023 तक। पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य सुधार के लिए किस राज्य में वन हेल्थ नामक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? रिया जादौन ने। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किन 2 विश्वविद्यालयों में भीमा भोई चेयर स्थापित करने की मंजूरी दी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में। गुरु घासीदास एक नेशनल पार्क भी है जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो अब चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो देखिए, शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन पार्टी से बिलोंग करते हैं। इस पार्टी के ये अध्यक्ष हैं, इन्हें पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, यहाँ पे एन का मतलब है नवाज। देखिए, शहबाज शरीफ जो हैं ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं इन्हें भी याद रखिएगा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी अनुपस्थित थे। उनकी अनुपस्थिति में पाकिस्तान सीनेट के अध्यक्ष हैं सादिक संजरानी, उन्होंने इन्हें पीएम पद की शपथ दिलाई। पाकिस्तान की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। भारत की जो संसद है उसका नाम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो निचला सदन है उसे लोकसभा कहा जाता है। वहीं पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसके निचले सदन को सीनेट कहा जाता है। ठीक है, तो पाक सीनेट के अध्यक्ष हैं सादिक संजरानी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पदमुक्त होने वाले पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। पाकिस्तान के इतिहास में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पदमुक्त नहीं किया गया था। और आज तक पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो आज तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ का 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 बार के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। इमरान खान क्रिकेटर से नेता बने थे और ये इन्हीं की कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को वजीर आजम कहा जाता है। अब पाकिस्तान का मैप देखिए। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान और पंजाब। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री बन गए हैं शहबाज शरीफ, और यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और भी बातें जान लेते हैं। डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं ये प्रथम गुजराती शिक्षाविद हैं जिन्हें यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है, और ये यूपीएससी के 31वें नंबर के चेयरमैन बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मनोज सोनी भारत में सबसे कम उम्र के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति बनने वाले शिक्षाविद हैं।
40 साल की उम्र में ये वडोदरा स्थित महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। अभी हाल ही में इन्हें यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 27 जून 2023 तक। 27 जून 2023 को ये रिटायर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश भारत में अक्टूबर 1926 में सर रॉस बार्कर यूपीएससी के पहले अध्यक्ष बने थे, क्योंकि यूपीएससी का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को, तो इसके पहले ही अध्यक्ष बने थे सर रॉस बार्कर। वहीं यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी रोज मिलियन बैथ्यू। और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यूपीएससी के पहले अध्यक्ष बने थे H.K. कृपलानी, यानी वह भारतीय जो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष बने H.K. कृपलानी थे। यूपीएससी में एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल या तो 6 साल का होता है या 65 साल की आयु, जो भी पहले हो। भारतीय संविधान में यूपीएससी का प्रावधान भाग 14 में किया गया है। भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। यूपीएससी की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किस बंगाली लेखक को ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 2022 के ओ हेनरी पुरस्कार के विजेता बने हैं अमर मित्रा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओ हेनरी पुरस्कार जो है ये अमेरिका द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और अमर मित्रा ये एक बंगाली लेखक हैं, कवि हैं। इनकी बंगाली लघु कथा है गांव बरो, इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। गांव बरो का अंग्रेजी अनुवाद है द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। ओ हेनरी पुरस्कार जो है ये एक वार्षिक अमेरिकी पुरस्कार है जो असाधारण योग्यता की लघु कथाओं यानी शॉर्ट स्टोरीज के लिए दिया जाता है। ओ हेनरी के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई है और ओ हेनरी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1919 में। ओ हेनरी अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरीज लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पोखरण रेंज में किस टैंक रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पोखरण कहाँ पर है? यह राजस्थान में है। देखिए, भारत में 2 स्थानों पर ही मैक्सिमम मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, ओडिशा के चांदीपुर या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से या फिर राजस्थान के पोखरण रेंज से। तो हाल ही में राजस्थान के पोखरण रेंज में हेलिना नामक एक टैंक रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए, हेलिना जो मिसाइल है ये दुनिया की सबसे उन्नत टैंक रोधी गाइडेड मिसाइलों में से एक है। इसका सफल परीक्षण किया गया है और इस मिसाइल का परीक्षण स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से किया गया। हेलिना जो है ये 3rd जनरेशन की टैंक रोधी मिसाइल है, यानी तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल है और ये मिसाइल दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है। इस मिसाइल के भारतीय थल सेना के संस्करण को हेलिना कहा जाता है और वायु सेना के संस्करण को ध्रुवस्त्र कहा जाता है। मिसाइल एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। थल सेना वाला जो मिसाइल है इसे हेलिना और वायु सेना वाला जो मिसाइल है इसे ध्रुवस्त्र कहा जाता है। हवा से जमीन पर मार करने वाली ये मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता है 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक। इस मिसाइल का डिजाइन किया है डीआरडीओ ने, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने, और इस मिसाइल का भारत में निर्माण किया जाता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित डॉर्नियर 228 विमान ने हाल ही में अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी। इस विमान का निर्माण किसने किया है? तो इस विमान को बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा, क्योंकि भारत में निर्मित पहली बार किसी विमान का जो है कमर्शियल परिचालन किया गया। एलायंस एयर जो एयरलाइन कंपनी है, इस कंपनी द्वारा इस विमान की पहली कमर्शियल उड़ान जो है असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के बीच 12 अप्रैल को संचालित की गई। देश में ही बने किसी विमान का यह पहला कमर्शियल उड़ान था और इस विमान का नाम क्या है? डॉर्नियर 228, ठीक है। और एलायंस एयर ये स्वदेशी विमान से कमर्शियल उड़ान का संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 23 दिसंबर 1940 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में ही इसरो, इन्फोसिस और विप्रो का मुख्यालय है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आर माधवन। ये जो डॉर्नियर 228 विमान है ये एक साथ 17 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज ने
क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इनका नाम है पीटर नेविल। हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। एरन फिंच वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के ओडीआई और टी20 कप्तान हैं। वहीं पैट कमिंस ये ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान हैं। और ध्यान रखिएगा, पैट कमिंस ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पहले ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन्हें वहाँ का टेस्ट कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय चाय को यूरोपीय संघ ने जीआई टैग देने की घोषणा की है? देखिए, भारत का चाय है कांगड़ा चाय। इसे हाल ही में यूरोपीय संघ का जीआई टैग देने की घोषणा की है। ऑप्शन सी राइट आंसर। वैसे भारत सरकार ने कांगड़ा टी को 2005 में जीआई टैग दिया था। अभी यूरोपीय संघ भी इसे जीआई टैग प्रदान करेगा। कांगड़ा चाय कहाँ पर इसका उत्पादन होता है? हिमाचल प्रदेश में। एक है दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय को भारत में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था 2004 में। याद रखिएगा, जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद कौन सा है? दार्जिलिंग चाय है। और ये है कांगड़ा चाय जो कि हिमाचल प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। इसे यूरोपीय संघ ने जीआई टैग देने की घोषणा की है। भारत में इसे 2005 में ही जीआई टैग दिया गया था। यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1993 को। इसमें सदस्य देशों की संख्या 27 है और यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है यूरोपीय संघ के पास। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाएगा तो फिर 28वां सदस्य बन जाएगा यूक्रेन। यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। यूरोपीय संघ संसद की अध्यक्ष हैं रोबर्टा मेट्सोला। यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल। यूरोपीय संघ की आधिकारिक भाषाएं 24 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य के बनासकांठा जिले के नडाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया? गुजरात में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, तो सीमा पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के बनासकांठा में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जो है एक व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है। देखिए, गुजरात की बात करें तो गुजरात अपनी सीमा भारत के 3 राज्यों से शेयर करता है। यह राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात ही है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात से रिलेटेड टॉप करेंट अफेयर की बात करें तो नीति आयोग ने हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया था। इसमें गुजरात को पहला स्थान मिला। गुजरात के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने 7500 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है। गुजरात में ही विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है। वतन प्रेम योजना शुरू की गई है। इसके अलावा कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च किया गया है गुजरात में। सानंद में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। गुजरात के कचकेरण में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित किया जा रहा है। देखिए, ये सारे गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। पीएम मोदी द्वारा अहमदाबाद में 200 करोड़ रुपए की लागत से बने सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया पिछले साल। पीएम मोदी ने पिछले साल ही अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े एक्वेरियम एक्वाटिक गैलरी, इसके अलावा रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, 10 अप्रैल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में 5 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव माधवपुर घेड़ मेला का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के पोरबंदर में इस मेले का उद्घाटन किए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उत्सव के बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये माधवपुर घेड़ मेला कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। इसके अलावा और भी उत्सव हैं। कलियाट्टम उत्सव ये केरल में मनाया जाता है। घस्यारी उत्सव उत्तराखंड में। और हाल ही में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में ही खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मोनपा आदिवासी का तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। भूटिया और लेप्चा जनजाति का लोसांग महोत्सव सिक्किम में। लोसांग महोत्सव को नामसूंग महोत्सव भी कहा जाता है। कंचोथ पर्व जम्मू कश्मीर में। मेदाराम जात्रा महोत्सव तेलंगाना में। भारत भाग्य विधाता उत्सव, ईशान मंथन उत्सव, पूसा कृषि विज्ञान मेला हाल ही में आयोजित किया गया दिल्ली में, याद रखिएगा दिल्ली में।
पंजाब में जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया गया, ये भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का हाल ही में निधन हो गया? तो ये हैं शिव कुमार सुब्रमण्यम। ये बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। विधु विनोद चोपड़ा की पहली फिल्म थी परिंदा, इनका डायरेक्शन में बनी थी परिंदा 1989 में। इसी फिल्म से शिव कुमार ने अपने करियर की शुरुआत की थी। इसमें ये एक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर के रूप में काम किए थे। और शिव कुमार ने कमीने फिल्म के मिस्टर लोबो के रूप में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की थी। 3 पत्ती फिल्म थी, इसमें प्रोफेसर बोस का किरदार इन्होंने निभाया था और इनका ये किरदार जो है काफ़ी फेमस रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं आर अश्विन, यानी रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं आईपीएल में। हाल ही में इन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ रिटायर्ड आउट हुए थे। ये रिटायर्ड आउट क्या होता है? देखिए, बल्लेबाजी के दौरान अचानक क्रीज छोड़कर एम्पायर और विपक्षी टीम के कप्तान को बिना बताए अगर बल्लेबाज जो है स्टेडियम से बाहर चला जाता है, पवेलियन में चला जाता है, इसे ही रिटायर्ड आउट कहा जाता है। और ये आईसीसी का, एमसीसी का, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब का ये नियम है। ये नियम नहीं तोड़े थे, बल्कि नियम के अनुसार ही इन्होंने ये डिसीजन लिया था। कोई भी बल्लेबाज जो है क्रीज छोड़कर कभी भी बाहर जा सकता है अगर खेल रुका हुआ है तो, और उसे आउट माना जाएगा। उसके स्थान पर कोई दूसरा बल्लेबाज जो है क्रीज पे आ जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए। आईपीएल में इस तरह की घटना अभी तक नहीं देखी गई थी, पहली बार इस तरह की घटना देखी गई है। और ये खिलाड़ी हैं आर अश्विन, जो कि रिटायर्ड आउट हुए। अब देखिए, आईपीएल से रिलेटेड आगामी परीक्षाओं के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन सभी को याद रखिएगा। आईपीएल 2022 का पहला मैच खेला गया था चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। आईपीएल 2022 में शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जॉस बटलर हैं, ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो ने लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे अधिक बार आईपीएल का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है, 5 बार। इस बार का जो आईपीएल खेला जा रहा है ये आईपीएल का 15वां संस्करण है। आईपीएल का पहला मैच जो है सीएसके केकेआर के बीच में खेला गया। इस बार का पूरा आईपीएल मैच महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया जा रहा है 26 मार्च से 29 मई के बीच में। आईपीएल की शुरुआत की गई थी 2008 में और 2008 में पहली बार आईपीएल का चैंपियन बना राजस्थान रॉयल्स। पिछली बार आईपीएल का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था केकेआर को हराकर। देखिए, आईपीएल में 2 नई टीमें जुड़ गई हैं। पहले आईपीएल में 8 टीमें थीं, अब 2 और नई टीमें बन गई हैं। कुल टीमों की संख्या हो गई है 10। ये 2 नई टीमें कौन सी हैं? एक है लखनऊ सुपर जायंट्स और एक है गुजरात टाइटंस। इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स जो है ये आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है। इसे आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं गुजरात टाइटंस को सीबीसी कैपिटल्स ने 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा है। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, ये हैं शिखर धवन। ऑप्शन डी राइट आंसर। शिखर धवन जो हैं ये राजस्थान रॉयल्स के लिए इस साल खेल रहे हैं। इसके अलावा हाल ही फिलहाल में जो भी नए नए खेल रिकॉर्ड्स बने इन्हें भी याद रखिए। वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है झूलम गोस्वामी, जो कि भारत की हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं ऋषभ पंत। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 28 गेंदों में ही अर्धशतक लगाया। ओडीआई क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं ऋचा घोष, भारत की हैं। सबसे अधिक 6 बार क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज, ये भी भारत की हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने वाली विश्व की पहली महिला बनी है मिताली राज ही। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है भारत। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में ही 13 शतक यानी ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं शाकिबुल गनी, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मोबाइल ऐप ने डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 जीता है? तो डिजिटल CX अवार्ड 2022 जीता है इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस ऐप ने।
इंडसइंड जो बैंक है उसी बैंक का ये एप्लीकेशन है, पिछले साल ही इस ऐप को लॉन्च किया गया था। इसी ऐप ने डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ अपने अभियान को समाप्त किया? तो देखिए, थाईलैंड में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने कुल 10 पदक जीते। ऑप्शन बी राइट आंसर। 10 पदकों में भारत ने 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, 3 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते। भारत ने जो स्वर्ण पदक जीते हैं इन्हें याद रखिएगा। किसने किसने स्वर्ण पदक जीता? गोविंद साहनी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में, अनंत प्रहलाद चोपड़े ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं सुमित ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीता। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के इस संस्करण का आयोजन किया गया था थाईलैंड के फुकेत में। नेक्स्ट, निम्न में से किस रेलवे जोन ने अपने 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? तो पहली बार भारतीय रेलवे के किसी जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद यानी 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान शुरू किया है। तो ये है दक्षिण मध्य रेलवे जोन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, तो स्थानीय उत्पादों का बढ़ावा देने के लिए 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए, इसी तरह से एक और योजना है, एक जिला एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश की योजना है। भारत सरकार भी इस तरह की एक योजना संचालित कर रही है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, यानी किसी भी स्टेट का राशन कार्डधारी किसी दूसरे स्टेट में जाकर राशन ले सकता है। और इसी तरह से एक योजना पे अभी काम चल रहा है, 1 नेशन 1 हेल्थ। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है। वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? 19 रेलवे जोन हैं। पहले 18 थे लेकिन अब एक बढ़ गया है। भारत में कुल रेलवे जोन की संख्या 19 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पक्के बाघ अभयारण्य यानी पक्के टाइगर रिजर्व में आयोजित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? इस बैठक की अध्यक्षता किए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। ऑप्शन डी राइट आंसर है। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसी टाइगर रिजर्व में इस बैठक का आयोजन किया गया था। पहली बार दिल्ली से बाहर इस बैठक का आयोजन किया गया, याद रखिएगा। वैसे आमतौर पे इस बैठक का आयोजन दिल्ली में ही किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे नज़र डालते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौतें हुई। 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार भारत में हर 4 साल पर बाघ जनगणना आयोजित की जाती है। पिछली बार 2018 में जनगणना हुई थी। इसके अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है। अब इस साल भी बाघ जनगणना आयोजित किया जाएगा। 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। इसी लिस्ट में दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। दुनिया की कुल आबादी का सबसे ज़्यादा बाघ जो हैं भारत में ही पाए जाते हैं। दुनिया की कुल आबादी का 70% बाघ अकेले भारत में है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में, अप्रैल 1973 में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना दिसंबर 2005 में की गई थी। नेक्स्ट, ग्लासगो में आयोजित 2022 WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में मिश्रित डबल्स का खिताब किसने जीता? एक भारतीय जोड़ी ने जीता। दीपिका पल्लिकल कार्तिक और सौरभ घोषाल की जोड़ी ने मिश्रित डबल्स का खिताब जीता। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और इस तरह से भारत ने पहली बार इस चैंपियनशिप में ये खिताब जीता है, यानी स्वर्ण पदक जीता है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा। भारतीय जोड़ी ने इंग्लैंड की जोड़ी एड्रियन वालर और एलिसन वाटर्स की जोड़ी को हराकर ये खिताब जीता है। और इस चैंपियनशिप में डेक्लन जेम्स और जेम्स विल स्ट्रॉप आप नोट कर सकते हैं, जो ऑप्शन सी नंबर पे हैं। इस जोड़ी ने पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीता। वहीं जो ऑप्शन डी नंबर पे हैं ये दोनों भारतीय हैं, दीपिका और जोशना चिनप्पा। इस चैंपियनशिप में इन दोनों ने महिला युगल वर्ग का खिताब जीता। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साल 2022 का ये फार्मूला 1 रेस है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। इसका खिताब जीते हैं चार्ल्स लेक्लर।
ऑप्शन डी राइट आंसर। साल का इनका ये दूसरा फार्मूला 1 रेस खिताब है। इसके पहले इन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता था। अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का भी खिताब जीत लिया है। चार्ल्स लेक्लर ये फेरारी कार के ड्राइवर हैं, मोनाको के रहने वाले हैं। कहाँ के? मोनाको के रहने वाले हैं। इस साल जो भी फार्मूला 1 रेस हुए हैं इसमें सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स भी है। ये खिताब मैक्स वेस्टापन ने जीता है, ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। वहीं बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, ये मोनाको के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस असमिया कवि को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो असमिया कवि हैं नीलमणि फुकन, इन्हें 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। देखिए नीलमणि फुकन ये असम से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे लेखक बन गए हैं। गोवा के उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो, ये 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के विजेता बने हैं। ये भी याद रखिएगा 2022 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? दामोदर मौजो, जो कि गोवा राज्य से बिलोंग करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1965 में, इसे नोट कर लीजिए। 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन पहले स्थान पर है? तो इसमें बड़े राज्यों में गुजरात पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। दूसरे स्थान पे है केरल, तीसरे स्थान पे है पंजाब और पहले स्थान पे है गुजरात। वहीं छोटे राज्यों में इस सूचकांक में पहले स्थान पे गोवा है, केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर चंडीगढ़ है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग जो है ये भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसे लगा? पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के प्रश्न देख लेते हैं। डेली हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ कम से कम 10 से 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और ये सेट 4 है जीके का। डेली हम लोग एक सेट कवर कर रहे हैं, ये सेट 4 है। 7 अप्रैल से हम लोग जीके का सेट स्टार्ट किए हैं। जो लोग देखना चाहते हैं तो 7 अप्रैल के बाद का वीडियो देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है यकृत में। यकृत को ही लीवर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। एक रास बिहारी बोस हैं तो ध्यान रखिएगा, बोस ने नहीं बल्कि रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि 1907 में हुआ था। इसी अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 2 भागों में बंट गया था, एक गर्म दल और एक नरम दल। इसे सूरत विभाजन कहा जाता है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ये 1969 में हुआ था। आर्य कहाँ के थे? देखिए आर्यों को भारत में प्रथम आक्रमणकारी कहा जाता है। ये मध्य एशिया के रहने वाले थे और आर्य किस रास्ते से भारत में प्रवेश किए थे? पंजाब के रास्ते से। पंजाब में इन्होंने आक्रमण किया था। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है। किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है बेल्जियम को। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में ही जो सैन्य संगठन है नाटो का मुख्यालय है। प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? सेल्यूलोज के रूप में होता है। भारत में बागानों पर काम करने की स्थिति की जांच के लिए किस वर्ष रॉयल कमीशन ऑन लेबर, इसे ही व्हिटली कमीशन कहा जाता है, स्थापित किया गया था? तो व्हिटली कमीशन कब स्थापित किया गया था? व्हिटली इस कमीशन के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे व्हिटली कमीशन कहा जाता है 1929 में। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि रॉयल कमीशन ऑन लेबर या फिर व्हिटली कमीशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध श्रम से है, यानी लेबर से है। विजयनगर साम्राज्य का भग्नावशेष किस नदी पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है।
मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी ने ही कहा था सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। प्रोटीन की कमी से डैश रोग होता है, बताइए। क्वाशियोकर, इस रोग का नाम है क्वाशियोकर। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर रोग होता है। लाइटनिंग किंड किसे कहा जाता है? तो भारत के मशहूर चेस खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, इन्हें लाइटनिंग किंड कहा जाता है भारत का। यह भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर हैं। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क डैश है। तो विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, यह है इंटरनेट। पाक स्ट्रेट यानी पाक जल डमरू मध्य तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इनका नाम था वैद्यनाथ। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है, मैंने कई बार आप सभी को बताया है। गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसने लिखी है? सरोजनी नायडू ने लिखी है गोल्डन थ्रेशोल्ड। सरोजनी नायडू को ही भारत का नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब पिछली क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? हुआंगहो नदी को कहा जाता है, जो कि चीन में बहती है। इसे ही पीली नदी भी कहा जाता है। बार बार बाढ़ आने के कारण इसे विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन था इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? और राज्यों का ऑप्शन की जगह पर जो है कुछ और ऑप्शन हो गया था मिस्टेक से। इसका सही उत्तर है केरल। ठीक है, केरल को इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है होगेनकल झरना या फिर होगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? दूसरा क्वेश्चन है भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।